सकता। राज्य दरबार में एक विशेष सभा लगी थी। पूरा दरबार सन्नाटे में था क्योंकि राज्य में एक संकट का माहौल छाया हुआ था। महाराज, एक बहुत खतरनाक जानवर हमारे राज्य के जंगल में आ गया है। वह कई लोगों और छोटे जानवरों को मार के खा जा रहा है। यह तो गंभीर समस्या है। ऐसे ही कुछ महीने पहले एक जानवर ने मेरे बेटे को मार दिया। इससे पहले कि और नुकसान हो, हमें इस जानवर को पकड़ना होगा। महाराज, इस संकट के समाधान के लिए हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ महाराज, यदि समय रहते उचित कदम न उठाया गया तो राज्य में फिर से भय का माहौल फैल जाएगा। ठीक है, हमें इस पर विचार करना होगा। कल सभा बुलाया जाए। जी महाराज। इधर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसे सब अशुभ मानते थे। राम राम राम, सुबह सुबह इस मनहूस को देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ भाई, सुबह सुबह इस मनहूस को देख ले तो पूरा दिन खराब जाता है। हाँ, अब पिछले महीने की ही बात है। सुबह सुबह यह मनहूस दिख गया और घर गया तो मेरी बेटी का बहुत तेज तबीयत खराब हो गया। उसे कैसे भी करके शहर के अस्पताल में ले गया और उसका इलाज कराया। बहुत पैसे भी खर्च हुए और पूरे दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, और जो भागदौड़ हुई वो अलग। इसका तो शिकायत महाराज से करनी चाहिए। यह राज्य के लिए बहुत मनहूस है। ये सारी बात रामू की पत्नी सुन रही थी। घर आकर वो रामू से बोली, लोग आपको कितना भला बुरा कहते हैं, आप किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं? हम गरीब और छोटे जाति के हैं, इसलिए हमें कोई कुछ भी बोलेगा क्या? उनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। किस किस को बोलूं, क्या बोलूं? सभी तो यही कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। अच्छा महेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रामू की शिकायत महाराज से करनी चाहिए और उसे राज्य से बाहर निकलवा देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस गांव में इतनी मुसीबत इसीलिए आती है क्योंकि यह यहाँ रहता है। तो चलो महाराज से इसकी शिकायत करते हैं। सभी महाराज के पास जाने लगते हैं। महाराज, हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रामू है। गांव में लोग मानते हैं कि वह बहुत अशुभ है। उसी के कारण लोगों का हत्या भी हो रहा है। महाराज, अगर सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है और उसे पूरे दिन भोजन तक नहीं मिलती। वह दिन भर भूखा ही रह जाता है। क्या तुम लोग अंधविश्वास में जी रहे हो? एक व्यक्ति का चेहरा देख लेने से दिन कैसे खराब हो सकता है? महाराज, हम नहीं जानते कि ये कैसे होता है, पर सालों से यही लोग मानते हैं और हम इसे बार बार अनुभव भी कर चुके हैं। ठीक है, रामू को बुलाया जाए। सिपाही रामू को बुलाने के लिए चला जाता है और कुछ समय में रामू वहाँ आ जाता है। क्या यह सच है? तुम सभी के लिए अशुभ हो? हाँ महाराज, मैं मानता हूँ कि मैं अशुभ हूँ। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे लोगों को नुकसान पहुँचा हो? नहीं महाराज, मैं मन का सच्चा हूँ, पर लोग मानते हैं कि सुबह सुबह मेरा मुख देख लेने से उनका दिन खराब जाता है। सभी यही कहते हैं, इसी से मैं भी मान लिया हूँ कि मैं अशुभ हूँ। महाराज, यह बहुत मनहूस है। लोग इसे बहुत अशुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को राज से दूर करना ही उचित होगा। महाराज, किसी को केवल अंधविश्वास के कारण दोषी मानना सही नहीं है। मैं इस मामले की जांच खुद ही करूंगा। आज रात तुम मेरे कक्ष में सोओगे, सुबह उठते ही मैं तुम्हें देखूंगा और कल दिन भर तुम मेरे साथ रहोगे। राजा का आदेश सुनकर दरबार में सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा के आदेश का पालन करते हुए वो राजा के शयन कक्ष में सोने चला गया। सुबह होते ही राजा उठे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली,
सबसे पहले रामू का चेहरा देखा और मन ही मन सोचा, आज सुबह सुबह इस आदमी का चेहरा देखा, देखते हैं कैसा दिन बीतता है। इधर रामू भी राजा का चेहरा देखता है। तभी अचानक मंत्री दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, जंगल का वह खतरनाक जानवर हमारे राज्य महल के आसपास में ही दिखा है। क्या? मुझे तुरंत मेरा धनुष ला कर दो, इस संकट का अंत आज ही होगा। यह जानवर मायावी और खतरनाक लगता है, आप सावधान रहिएगा महाराज। ठीक है गुरुजी, मुझे वो कहीं न कहीं मिलना ही चाहिए। आज उसे मैं समाप्त करके ही वापस लौटूंगा। महाराज, वह जानवर बेहद चालाक है, हमारे सैनिकों पे हमला करके भाग चुका है। मुझे इस राज्य की रक्षा करनी है और उसके लिए हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद वो जानवर हिरण का शिकार करते हुए दिखा। वो एक गोरिल्ला था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे मानो वो किसी के बस में है। राजा जैसे ही उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाता है, वो वहाँ से भाग गया। राजा और सिपाही फिर उसका पीछा करने लगे और रामू उस हिरण के पास रुक जाता है। इस हिरण का तो हालत बहुत खराब है, इसे दवा लगाना चाहिए। इतना सोच के रामू हिरण के जख्मों पर दवा लगाने लगता है। तभी हिरण बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्या तुम इंसानों की तरह बोल सकती हो? हाँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, पर जरूरी बात ये है कि एक तांत्रिक जंगल की गुफा में छिपा है और उसने कई लोगों को बलि देने के लिए बंदी बना रखा है। उनमें से एक बंदी तुम्हारे राजा का बेटा और मेरे 2 बच्चे भी हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? राजकुमार तो बहुत पहले ही गायब हुए हैं और सभी यही मानते हैं कि वह मर चुके हैं। नहीं, वो जिंदा है। मैं खुद देखी हूँ। कुछ लोगों के साथ राजा का बेटा भी वहीं कैद है। तांत्रिक उन सब का बलि कब देने वाला है? मैंने उसे बोलते हुए सुना। हा, बस और 2 दिन की बात है। उसके बाद मैं तुम सब की बलि देकर इस जगत का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। हा। यह सारी बात जल्द से जल्द हमें महाराज को बतानी होगी। हाँ, और इस खतरनाक जानवर का चाल उसी तांत्रिक का रचा हुआ है, ताकि सब यही समझे कि गायब हुए लोगों को इस जानवर ने मार के खाया है। ठीक है, मैं अभी जाकर महाराज से यह सारी बात बताता हूँ और मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगा। इतना कहकर रामू राजा के पास जाने लगा। ये सारी बात मंत्री ने सुन ली और तेजी से राजा के पास जाने लगा। उधर राजा गोरिल्ला का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाते हैं। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। यही मौका है इसे मारने का। महाराज, जल्द ही कुछ करिए। राजा ने बिना समय गवाए अपना धनुष उठाया और तुरंत उसे मार डाला। यह संकट तो अब समाप्त हुआ सैनिक, चलो अब दरबार चलते हैं। राज्य का एक बड़ा संकट दूर हुआ। हाँ महाराज, संकट तो दूर हुआ, पर अभी भी एक संकट है। आपको इस जानवर को ढूंढ के मारने में शाम हो गई। कारण कुछ भी हो, पर आज आप दिन भर परेशान रहे और खाना भी नहीं खाई। वह व्यक्ति सच में सबके लिए मनहूस है। उस व्यक्ति को कैद कर लो, कल सुबह दरबार में ही उसका फैसला होगा। राजा अपने महल चले जाते हैं और सैनिक रामू को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद रामू को देखते ही सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे अभी महाराज से बात करनी होगी। एक तांत्रिक ने राजकुमार और कुछ लोगों को बंदी बना रखा है, उनका बलि देने वाला है। वाह, एक नया बहाना। तुम्हें महाराज ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। हमें महाराज से अभी मिलना होगा, राज्य संकट में है। हाँ, हम जानते हैं राज्य संकट में है, और वो भी तुम्हारे कारण। कल प्रातःकाल तुम्हें दरबार में पेश करने का आदेश है। सिपाहियों ने उसे पकड़ के कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद रामू सोचने लगा, अगर कल राज्यवासियों और राजकुमार को नहीं बचाया गया तो तांत्रिक कल उनका बलि दे देगा। मुझे कैसे भी करके महाराज को यह सारी बात समझानी होगी।
कल मैंने सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा था और दिन भर भाग दौड़ में ही रह गया। मैं खाना तक नहीं खा पाया, इसलिए तुम्हें अशुभ व्यक्ति मानते हुए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। महाराज, जंगल की गुफा में एक तांत्रिक है। उसने बहुत से लोगों और राजकुमार को कैद करके रखा है। नहीं महाराज, हमने बहुत अच्छे से पूरे राज्य का भ्रमण किया है, कहीं कोई तांत्रिक नहीं मिला। यह व्यक्ति अपने बचाव के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इसकी फांसी की तैयारी की जाए। महाराज, मेरा मुख देखने से आप दिन भर परेशान रहे, आपको खाना नहीं मिला, पर मैं भी आपका मुख देखा था और आपके मुख देखने से मुझे फांसी की सजा मिल रही है। क्या यही न्याय है? कभी कभी हमारे दृष्टिकोण से ही सत्य बदल सकता है। यह व्यक्ति दोषी नहीं है। क्या सच में इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है? नहीं महाराज, सभी का कर्म पहले से निर्धारित होता है और यह भी तो संभव है कि इसी व्यक्ति की वजह से उस जानवर का अंत हुआ हो और राज्य सुरक्षित हुआ। तो क्या इस व्यक्ति को दोषी मानना गलत है? हाँ महाराज, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यही न्याय का मूल है। ठीक है, इस व्यक्ति को 6 माह के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि लोग अपना अनुभव कर सकें और उसके पश्चात इसे फिर से स्वीकार कर सकें। रामू को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रामू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे वो हिरण याद आती है और वो उसके पास जाने लगता है। तुम अकेले आए हो? महाराज और सिपाही कहाँ हैं? किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, अब हमें ही कुछ करना होगा। ठीक है, हम खुद उस तांत्रिक का सामना करेंगे। हाँ चलो चलते हैं। इधर मंत्री तांत्रिक के पास पहुंचता है। मंत्री तांत्रिक से मिला हुआ था। वो राजा को मारकर खुद राजा बनने की कोशिश में था। आओ आओ मंत्री महाराज, बताओ क्या खबर लाए हो? आज महाराज को एक व्यक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता। मैंने कैसे भी करके तुम्हें बचा लिया है। अब ज्यादा दिन तक यह नहीं छुप सकता। आज रात इन सब की बलि देकर मैं जगत का सबसे बलवान तांत्रिक बन जाऊंगा। उसके बाद मुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा। जो भी करना है जल्दी करो, अब ज्यादा समय नहीं है। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए रामू देखता है। उसके वहां से जाने के बाद रामू और हिरण तांत्रिक के पास जाते हैं। तो तुम ही हो जो मेरे बारे में राजा को सब बता रहे थे। अच्छा किया कि यहाँ आ गया। अब तुम्हें मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम गलत कर रहे हो, इन सब का बलि देना पाप है। इन सब का छोड़ो, पहले अपना जान बचाओ। शुरुआत मैं तुम्ही से कर रहा हूँ। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। रामू ने इसका फायदा उठाते हुए वहीं पे पड़ी एक तलवार उठाई और उस पर वार करने लगा। अब आप सब आजाद हैं। राजकुमार, चलिए यहाँ से चलते हैं। मूर्ख इंसान, मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। भागो यहाँ से और जल्दी से कोई मदद लेकर आओ। रामू वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूर जाता है, तभी उसे एक बाबा दिखते हैं। मेरी मदद करिए बाबा, एक तांत्रिक राजकुमार और कुछ लोगों को बंदी बना के रखा है, उनका बलि देने वाला है। उस तांत्रिक को मारने में मेरी मदद करिए। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, वह एक मायावी है। उसने अपना प्राण एक राक्षस में डाल दिया है और वह राक्षस उसके साथ रहते हुए भी अदृश्य रहता है, उसे कोई नहीं देख सकता। फिर उस तांत्रिक को कैसे मार सकते हैं? उसे मारने के लिए उस राक्षस को मारना होगा। उसे कैसे मार सकते हैं? वह तो अदृश्य रहता है, दिखाई भी नहीं देता। उसे मारने के लिए एक दिव्य धनुष की प्राप्ति करनी होगी। उस धनुष का पहला बाण चलते ही वह राक्षस दिखने लगेगा और दूसरा बाण चलते ही उस राक्षस की हत्या हो जाएगी। उसके बाद वो तांत्रिक भी मर जाएगा। उस धनुष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस धनुष को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। उसे प्राप्त करने के लिए कुछ रहस्यमयी सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम योग्य हुए और उस सवाल का जवाब दे दिए तब तो तुम्हें उस धनुष की प्राप्ति हो जाएगी, वरना तुम वहीं पे जलकर भस्म हो जाओगे। वहाँ कैसे जा सकते हैं?
मैं अपने शक्तियों से तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं, मगर धनुष लेकर आना तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। बाबा ने अपनी शक्तियों से रामू को गुफा में पहुंचा दिया। वहां जाते ही रामू को एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? मैं रामू हूँ, मैं यहाँ दिव्य धनुष की प्राप्ति के लिए आया हूँ। ठीक है, बताओ वह कौन है जो हमेशा सच बोलता है लेकिन उसे कभी किसी ने नहीं सुना? अंतरात्मा। अंतरात्मा हमेशा सच बोलता है पर हमने कभी उसे बोलते हुए नहीं सुना। किस चीज को सच्ची संपत्ति कहते हैं? सच्ची संपत्ति धन या दौलत नहीं है, बल्कि सत्य, चरित्र, अपने और दूसरों का विश्वास है। विजय का अर्थ क्या है? सच्ची विजय आत्मा, संयम और बुराइयों पर जीत है, ना कि केवल शत्रु पर। क्या किसी को भी न्याय देने का अधिकार दिया जा सकता है? नहीं, न्याय वही दे सकता है जो निष्ठावान हो, निष्पक्ष हो और धैर्यवान हो। न्याय का अर्थ है बिना पक्षपात के सत्य को पहचानना। तुम इस धनुष के योग्य हो, इसे ले जा सकते हो। रामू वहां से धनुष उठाता है और उन सबको बचाने के लिए चला जाता है। तुम फिर आ गए, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रामू तुरंत ही ऊपर की तरफ एक तीर चला देता है। उसके बाद वो राक्षस दिखने लगता है। फिर रामू ने दूसरी तीर चलाई और उसने राक्षस को मार दिया। राक्षस के मरते ही तांत्रिक भी मर जाता है और तांत्रिक के मरते ही सभी आजाद हो जाते हैं। रामू, हमें माफ कर दो। हमने कभी तुम्हें अच्छे नजर से नहीं देखा और हमेशा तुम्हें अशुभ ही समझा। हाँ रामू, इस तांत्रिक से बचाने के लिए तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, इस हिरण का करिए जिसके सहायता से आप सब बच पाए हैं। तुम्हारा भी धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यही बोलूंगी कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। चलो बच्चों, चलते हैं। और रामू के साथ सभी लोग गांव में चले जाते हैं। गांव में उन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद सभी मिलकर राजा के पास जाते हैं। राजा राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हमारे बंदी बनने के पीछे इस मंत्री का हाथ है, इसी ने हम सबको बंदी बनवाया था। इस दुष्ट मंत्री को कैद कर लो और कारागार में डाल दो। अब से हमारा नया मंत्री रामू होगा। रामू को दरबार का मंत्री बना दिया जाता है और सभी लोग रामू को दिल से अपना लेते हैं। किसी के भी मन में कोई भी भेद नहीं बचता। अब रामू सभी के लिए शुभ बन चुका था। सभी उसे सच्चा और अच्छा मानने लगे। रामू भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहने लगा।